गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम न्यू और केमिस्ट्री क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव्स में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम हैलो एल्किनों का विरचन एल्कीन और एल्काइन की सहायता से कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम कि हैलो एल्किनों का विरचन हम एल्केन और एल्कीन के अलावा और किन किन से करते हैं, और ये हम इसमें पढ़ेंगे एक तो एल्कोहलों से। ठीक है ना। नंबर 1 हम यहाँ देखेंगे एल्कोहलों से हम हैलाइडों का निर्माण कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक लवणों से, RCOAG, ये कार्बोक्सिलेट लवण होता है, सिल्वर लवण, इनसे हम एल्लो एल्किनों का निर्माण कैसे करेंगे। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे एमीन से, यानी कि RNH2 से हम कैसे निर्माण करेंगे हैलो एल्किनों का। और चौथी चीज़ हम देखेंगे कि RX से ही RX का निर्माण कैसे करेंगे। यानी यहाँ पर तो X का मतलब होगा Br या Cl, और यहाँ पर X का मतलब होगा आयोडीन या फ्लोरीन। यानी हम ब्रोमाइड या क्लोराइड से आयोडाइड या फ्लोराइड बनाएंगे। ठीक है, तो ये 4 तरह की विधियों को इस विधि में देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ RCOG से। देखो RCOAG होता क्या है, हम जानते हैं RCOOH, इनको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम सिल्वर चूर्ण से करवाते हैं तो बनता है RCOOAG। इसे कहते हैं हम सिल्वर कार्बोक्सिलेट, या हम कहें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है ना, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब ये जब हमारे पास है तो इससे हमें RX बनाना है। देखो हमें करना क्या है, अपने पास RCOOAG है और इससे हमें बनाना है RX। ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या होगा, देखो ये R और ये R सेम टू सेम है। ठीक है ना। डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस ये आ रहा है कि देखो ये COO ये तो निकल जाएगा CO2 की तरह, CO2 ग्रुप में बाहर निकल जाएगा, और AG जो है ये रिप्लेस हो जाएगा X से। AG की जगह पर क्या आ जाएगा, X। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में कि हमने जब RCOOAG लिया था तो यहाँ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जो था COOH था ना, इस COOH समूह को हमने CO2 ग्रुप में बाहर निकाल दिया। इसका मतलब यहाँ जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह को हमने तोड़ दिया, और ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण वर्ड को समझना बच्चों। वी का मतलब होता है निकल जाना, हट जाना, और कार्बोक्सिली यानी कार्बोक्सिलिक समूह, करण का मतलब प्रक्रिया। ठीक है, तो विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह निकल जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ विकार्बोक्सिलीकरण होगा, फिर X क्या जुड़ेगा, X के रूप में हम यहाँ पर जोड़ेंगे Br2 की अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर Br जुड़ेगा, यानी यहाँ बनेगा RBr। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले तो हो रही है विकार्बोक्सिलीकरण की प्रक्रिया, फिर ब्रोमीन जुड़ रही है तो ये हो रहा है ब्रोमीनीकरण। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण। ठीक है ना। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक कार्बन परमाणु CO2 के रूप में निकल जाता है, यानी कि एक कार्बन की कमी आ जाती है। तो हम जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया Br2 से करवाते हैं, यहाँ हमें उत्प्रेरक के रूप में लेना होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है ना। जब सिल्वर कार्बोक्सिलेट की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में Br2 से करवाते हैं तो RBr बनते हैं, एक CO2 निकल गई, और ये भी एक AG जो है ये Br के साथ जुड़कर AgBr बना लेता है। ठीक है ना। तो यहाँ इस तरह से ये अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया में RX का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया की व्याख्या की थी हुंसडिकर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया का नाम है हुंसडिकर अभिक्रिया। 2 नामों से जाना जाता है इसको, एक तो इसको जाना जाता है हुंसडिकर अभिक्रिया, दूसरा इसको जाना जाता है विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण। क्लियर। तो ये देखिए पहली विधि हमने पढ़ ली एल्किनों से, दूसरी पढ़ ली एल्किनों से, तो तीसरी है हुंसडिकर अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण। तो किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण यानी कि RCOOAG की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में Br2 से करवाने पर ब्रोमो एल्केन बनते हैं। ठीक है ना। ये विशेष बात याद रखनी है कि हुंसडिकर अभिक्रिया में हमें केवल ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। इस अभिक्रिया में जो कार्बोक्सिलेट समूह है, ये वाला
है ना, ये CO2 के रूप में टूटकर बाहर निकल जाता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हमने कहा है विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है ना। फिर उसके बाद Br जुड़ता है तो हमने इसका नाम रख दिया ब्रोमीनीकरण। अतः उत्पाद में है 1 C परमाणु कम हो जाता है। देखिए यहाँ RCOOAg प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 हमें मिला है RBr, CO2 निकल गई और AgBr निकल गया। ठीक है ना। तो यहाँ जितने कार्बन थे उसमें से एक कार्बन CO2 ग्रुप में निकल जाता है, इसीलिए एक कार्बन कम हो जाता है। ठीक है। देखिए जैसे देखो R की जगह मैंने इथाइल समूह लगा दिया CH3CH2COOAg, 3 कार्बन है इसमें, तो इसको कहते हैं सिल्वर प्रोपेनोएट। ठीक है। Br2 की रिएक्शन करवाई हमने CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या बन गया ये CH3CH2Br, क्योंकि ये C तो CO2 के रूप में निकल चुका है। ठीक है ना। और AgBr। ठीक है। तो यहाँ सिल्वर प्रोपेनोएट था, यानी 3 कार्बन की श्रृंखला थी, लेकिन RBr में हमें कितने कार्बन मिले हैं? 2 ही। इथाइल ब्रोमाइड मिला है, यानी कि 1 कार्बन कम हो गया। तो इस तरह से हुंसडीकर अभिक्रिया में 1 कार्बन कम हो जाता है। और विशेष रूप से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हमें केवल ब्रोमाइड्स मिलते हैं जिनमें 1 कार्बन परमाणु कम हो जाता है। क्लियर। और एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण लिया है CH2CH2, यानी 2 कार्बन और इनसे दोनों तरफ 2 COOH जुड़े होते हैं, तो उसे कहते हैं हम सक्सिनिक अम्ल। ठीक है। मतलब क्या है इसका कि हमने CH2CH2 इधर भी COOH जोड़ दिया और इधर भी COOH जोड़ दिया, 4 कार्बन की चेन हो गई। इसको हम कहते हैं सक्सिनिक अम्ल। ठीक है। डाइओइक अम्ल है सक्सिनिक अम्ल, उसका IUPAC नेम होगा 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है ना। सक्सिनिक अम्ल है ये। इस सक्सिनिक अम्ल को मैं लिख रही हूँ ऐसे कि CH2, फिर यहाँ COOH, फिर यहाँ भी CH2 और यहाँ COOH। इसकी करवाई मैंने सिल्वर से रिएक्शन अभिक्रिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा ये CH2, ये CH2 ऐसे के ऐसे ही, ये C डबल बॉन्ड OO, यहाँ Ag जुड़ गया, ऐसे ही C डबल बॉन्ड OO और यहाँ Ag जुड़ गया। ठीक है ना। ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। कौन से अम्ल का है? सक्सिनिक अम्ल का। तो इसका नाम लिखा जाएगा सक्सीनेट, है ना। किसके साथ में? सिल्वर के साथ में, तो हमने लिख दिया सिल्वर सक्सीनेट। अब इसकी रिएक्शन हमें बिल्कुल हुंसडीकर अभिक्रिया करवाते हैं। देखो देखो, सिल्वर सक्सीनेट की रिएक्शन Br2 से करवाई CCl4 के साथ उपस्थिति में। यहाँ 2 के लिए हैं क्योंकि यहाँ 2 Ag हैं, तो यहाँ क्या होगा? देखो 1 CO2 तो यहाँ से निकल जाएगी, 1 CO2 यहाँ से निकल जाएगी, तो 2 CO2 निकल गए। 2 Ag हैं तो 2 Br चाहिए, दोनों Br के साथ निकल गए। और दोनों जगह से यहाँ इनके बॉन्ड टूट रहे हैं तो दोनों जगह Br जुड़ गया, है ना। तो ये बन गया डाई हेलाइड। ये जो हेलाइड है, ये मैंने आपको हेलाइडों का वर्गीकरण कराया था जब बताया था। ये एक ऐसा हेलाइड है जो डाई हेलाइड है और जिसमें अगल बगल यानी पड़ोसी कार्बनों पर 2 हेलाइड्स जुड़े हुए हैं। तो ये जो उदाहरण हो गया कौन से हेलाइड का है? ये है विस डाई हेलाइड। ठीक है ना। विस डाई हेलाइड याद है ना, विसिनल यानी जो पड़ोसी कार्बनों पर जुड़े होते हैं, 2 हेलोजन लेकिन दोनों पड़ोसी कार्बनों पर जुड़े होते हैं, तो एक विस डाई हेलाइड बनाने की विधि भी है। ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैंने यहाँ CH3 लगाया, CH3COOAg। अगर यहाँ पर मैं H लिखती हूँ तो ये एसिटिक अम्ल कहलाता है। एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण बना दिया तो इसको सिल्वर एसिटेट कहते हैं। इसकी रिएक्शन Br2 से करवाई CCl4 की उपस्थिति में, तो ये तो CO2 निकल जाएगी, Ag एक Br के साथ निकल जाएगा, एक Br CH3 के साथ जुड़ जाएगा, तो मैथिल ब्रोमाइड बन गया। यहाँ 2 कार्बन थे, यहाँ 1 कार्बन रह गया। जितने कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होंगे उतनी CO2 निकलेगी। हमने डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया तो 2 CO2 निकल गई थी, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया था तो 1 CO2 निकलेगी। ठीक है ना। क्लियर। अब देखते हैं अगली विधि एल्कोहलों से। देखिए एल्कोहल मतलब ROH, और इससे हमें बनाने हैं RX। क्या करना है? हमें OH को हटाना है और X को लगाना है। ठीक है ना। OH यहाँ किस फॉर्म में होता है? OH माइनस के रूप में। X यहाँ किस रूप में होता है? X माइनस के रूप में। यानी एक ऋणात्मक समूह को हटाना है और दूसरा ऋणात्मक समूह लगाना है। तो जब हम एक समूह को हटाकर उसकी जगह दूसरा समूह लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये प्रतिस्थापन किसका हो रहा है? ऋणात्मक आवेशित समूह का। और ऋणात्मक आवेशित समूहों को हम कहते हैं नाभिक स्नेही।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी अभिक्रिया होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी एक नाभिक स्नेही के स्थान पर दूसरा नाभिक स्नेही आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करवाने के लिए हमें कुछ अभिकारकों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभिकारक कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, देखो सबसे पहला अभिकारक तो हो सकता है HX। ठीक है ना, HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे तो H और OH वाटर के रूप में निकल जाएंगे। ठीक है ना, यानी यहाँ तो हो जाएगा -H2O और X इसकी जगह जुड़ जाएगा। पहला तरीका ये हो सकता है कि हम इसका HX से रिएक्शन करवा दें। ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन होती है स्पेशल रिएक्शन है जो कि, ठीक है ना, कि यहाँ हम क्या करवाएंगे कि ZnCl2 की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से करवाएंगे तो हमें स्पेशल क्लोराइड मिलेंगे। जैसे हुंसडीकर अभिक्रिया में हमें क्या मिले थे, RBr। ऐसे ही ZnCl2 की अभिक्रिया, ZnCl2 की उपस्थिति में जब HCl गैस से रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोराइड मिलेंगे। इसे एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं हम ग्रूव प्रक्रम। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका इसका होता है कि इसकी रिएक्शन करवाई जाए SOCl2 से। इसको कहते हैं हम थायोनिल क्लोराइड। ठीक है ना, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाएं इसकी हम, तो थायोनिल क्लोराइड से भी हमें यहाँ स्पेशली क्या मिलेंगे, RCl, क्योंकि क्लोराइड से रिएक्शन करवा रहे हैं ना हम, RCl मिलेंगे और SO2 निकल जाएगी और HCl निकल जाएगा। ये दोनों गैस हैं, निकल जाएंगे, द्रव रूप में होगा। इस अभिक्रिया की विशेष बात ये है कि इस अभिक्रिया में जो हमें क्लोरोएल्किन मिलता है वो उसकी उच्च लब्धि प्राप्त होती है। उच्च लब्धि का मतलब होता है कि उसका जो उत्पाद प्राप्त हुआ है, उत्पाद की जो मात्रा है वो बहुत उच्च प्राप्त होती है। ठीक है ना। और इस अभिक्रिया का नाम, जिसमें हमने सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाई, इसमें उपस्थिति हमें लेनी पड़ती है पिरिडीन की। इस अभिक्रिया का एक विशेष नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसे कहते हैं हम डार्जन अभिक्रिया। ठीक है ना। और चौथा तरीका अपना हो सकता है कि हम ROH की रिएक्शन करवाएं, RCl ही बनेंगे यहाँ पर, या तो PCl5 से या फिर PCl3 से। तो इस तरह से 4 तरीकों से हम ROH को RX में बदल सकते हैं। और इसमें जो अपनी 3 मुख्य विधियां हैं, उन 3 विधियों में हम क्लोरोएल्केन्स ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है ना। हुंसडीकर अभिक्रिया स्पेसिफिक है RBr के लिए, ग्रूव प्रक्रम और डार्जन अभिक्रिया और PCl3 या PCl5 से अभिक्रिया स्पेसिफिक है RCl बनाने के लिए। ठीक है ना। तो इन 2 विधियों को, 2 चीज़ों को, यानी ब्रोमाइड्स को और क्लोराइड्स को हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो एक एक करके हम देखते हैं इनको। देखो जैसे सबसे पहले हमने लिए HX से अभिक्रिया, एल्कोहल यानी कि ROH, समझ में नहीं आया तो एल्कोहलों का मतलब होता है ROH। इनकी अभिक्रिया हम सबसे पहले करवाते हैं HX से। जब ROH की अभिक्रिया HX से करवाते हैं तो SN अभिक्रिया द्वारा, SN का मतलब होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, S मतलब सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन, और N मतलब न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही। तो SN का मतलब होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अभिक्रिया द्वारा RX बनते हैं। क्या होगा इसमें, OH और H, ये तो H2O के रूप में निकल जाएंगे और ये वाला R और ये वाला X आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। देखो जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, एथेनॉल की रिएक्शन HCl से करवाई तो HCl3CH2Cl और ये बन गया। ठीक है, यहाँ HCl अम्ल है। ठीक है ना। लेकिन अगर हमें HCl की जगह HBr या HI लेना है तो यह अभिक्रिया आसानी से नहीं होती, हमें स्पेशल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। क्या अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, देखिए कि अगर हमें HBr की अभिक्रिया करवानी है तो हमें उत्प्रेरक के रूप में लेना पड़ेगा सांद्र H2SO4। ठीक है ना। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, हो जाएगी अभिक्रिया, ब्रोमोएल्किन बन जाएंगे। जबकि अगर हमें HI की अभिक्रिया करवानी है तो हमें KI और H3PO4, KI मतलब पोटेशियम आयोडाइड और H3PO4 मतलब फॉस्फोरिक अम्ल, इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती तो ये आपस में अभिक्रिया करके HI मुक्त करते हैं और ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है ना। और इससे हम 1 डिग्री एल्केन्स इजीली बना सकते हैं इस अभिक्रिया द्वारा, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्केन्स आसानी से नहीं बन पाते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी सबसे पहली अभिक्रिया जिनमें हमने एल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी HX से, यानी कि HCl से अभिक्रिया ऐसे कैसे हो जाती है। HBr से अभिक्रिया करवानी होती है तो सांद्र H2SO4 लेना पड़ता है, जबकि HI की अभिक्रिया करवानी होती है तो KI और H3PO4 यानी कि पोटेशियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। क्लियर। देख ली। अगला तरीका है अपना दूसरा तरीका एल्कोहलों से ही ग्रूव प्रक्रम। ग्रूव प्रक्रम में क्या होता है कि हम एल्कोहल की अभिक्रिया करवाते हैं HCl गैस से।
किसकी उपस्थिति में? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो भी हमें RCl मतलब क्लोरो एल्केन्स बनते हैं। याद रखना है यहाँ क्या बनते हैं? क्लोरो एल्केन्स। ध्रुव प्रक्रम केवल क्लोरो एल्केन्स के लिए है, ठीक है ना। ROH प्लस HCl गैस निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो निर्जल ZnCl2 क्या करता है? H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। OH और H यहाँ से निकल गए हैं और R और Cl आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे CH3CH2OH। इसे कहते हैं हम एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। HCl गैस से रिएक्शन करवाई निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो CH3CH2Cl बन गया और H2 निकल गया, ठीक है ना। ये हो गया ग्रूव प्रक्रम। तीसरी चीज़ हम देखते हैं PCl5 या PCl3 की अभिक्रिया द्वारा। देखो अब यहाँ हमको एक चीज़ समझनी है, वो चीज़ क्या है कि देखो हम ROH से पहले रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 की, RCl बनेंगे, यहाँ भी स्पेशली क्लोरो एल्केन्स बन रहे हैं। हम एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 से। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन वैसे बहुत ताकतवर है, इसकी विद्युतीयता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके पास कौन आ रहा है आक्रमण करने? कौन आया है? फास्फोरस। फास्फोरस जिसके पास 5 सैनिक हैं, तो 5 सैनिकों की वजह से क्या होगा? ये इस ऑक्सीजन को डरा देगा। ऑक्सीजन को डरा देगा मतलब इसके दोनों बंधों को तोड़ देगा, और दोनों बंधों को तोड़ देगा और खुद के साथ जोड़ लेगा। अब खुद के साथ जब ये इन दोनों बंधों से इसको जोड़ेगा तो इसको अपने 2 बंध तोड़ने पड़ेंगे। तो क्या होगा? एक बंध इसके साथ जुड़ जाएगा, एक बंध इसके साथ जुड़ जाएगा और ये खुद एक साथ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हुआ है? PCl5 ने क्या किया? ऑक्सीजन के दोनों बंधों को तोड़ दिया। ताकतवर था, 5 सैनिक है इसके पास, इसलिए तो जब ROH की अभिक्रिया हुई PCl5 से तो एक अणु इसका काम में आता है, एक अणु इसका काम में आता है। ये बंध, दोनों बंध यहाँ से टूट जाते हैं, तो फास्फोरस के भी एक बंध यहाँ से टूटता है, एक बंध यहाँ से टूटता है। ये इसके साथ जुड़ गया तो क्लोराइड बना दिया, ये इसके साथ जुड़ गया HCl निकाल दिया और बीच के ये बन गया POCl3, यानी यहाँ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनते हैं। और विशेष बात यहाँ ये है कि 1:1 में अभिक्रिया करते हैं, यानी कि 1 मोल ROH का है तो 1 ही मोल PCl5 का है, ठीक है ना। जैसे देखो एथेनॉल से रिएक्शन करवाई मैंने PCl5 की, एथेनॉल से रिएक्शन करवाई तो CH3CH2 एथिल समूह Cl के साथ जुड़ गया, एथिल क्लोराइड बन गया, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड निकल गया, ठीक है। और देखते हैं प्रोपेनॉल से रिएक्शन करवाई मैंने CH3CH2CH2OH यानी कि 3 कार्बन है। प्रोपेनॉल से रिएक्शन करवाई PCl5 से, मैंने इसको कंसिक्वेंसली ऐसे ही लिख दिया है, ओपन नहीं किया। समझ में आ गया है आपको कि ये एल्किल समूह ऐसे कैसे ही Cl से जुड़ जाएगा, ये एल्किल समूह प्रोपिल है, ऐसे कैसे जोड़ दिया। PCl5 में से POCl3 निकल जाता है और एक HCl निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो भी एल्किल समूह होगा एल्कोहल में वो ऐसे कैसे क्लोरो एल्कीन में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और इनकी 1:1 में अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं PCl3 के साथ। अब देखो फास्फोरस के पास 5 सैनिक थे तो उसने ऑक्सीजन को दबा दिया था, ऑक्सीजन के दोनों बंध तोड़ दिए थे, लेकिन अब फास्फोरस के पास 3 ही सैनिक रह गए, यानी वो ऑक्सीजन ताकतवर हो गई। अब ऑक्सीजन ने पहले तो फास्फोरस ने क्या कहा था ऑक्सीजन से कि अपने दोनों बंध तोड़ दे। अब ऑक्सीजन फास्फोरस से क्या कह रही है कि अपने तीनों बंध तोड़ दे। समझ में आई इन बात। PCl5 में फास्फोरस ज़्यादा ताकतवर था, समझ में आ गई ना। देखो फिर से देखो, PCl5 में फास्फोरस ज़्यादा ताकतवर था, उसने ऑक्सीजन के दोनों बंध तोड़वा दिए थे। उसके एवज में भले खुद को भी 2 बंध तोड़ने पड़े थे, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन के तो दोनों बंध तोड़वा दिए थे, जबकि ऑक्सीजन ज़्यादा ताकतवर होता है। लेकिन PCl3 में फास्फोरस के पास 3 ही सैनिक रह गए तो ऑक्सीजन ताकतवर बन गया, तो इसने अपना एक बंध तो तोड़ा है लेकिन इसके तीनों बंध तोड़वा दिए। तो यहाँ तीनों बंध तोड़वा दी, तो यहाँ देखो एल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं। यहाँ अनुपात क्या हो गया? 3:1, जबकि वहाँ अनुपात क्या था? 1:1, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होगा कि ये 3 R जो अकेले फ्री हो जाएंगे, ये तीनों R अलग अलग Cl से 3 RCl का निर्माण कर लेंगे, ठीक है ना। और ये तीनों के तीनों OH फास्फोरस के साथ जुड़ जाएंगे और H3PO3 का निर्माण कर लेते हैं, इसको कहते हैं फास्फोरस अम्ल। जैसे CH3CH2OH की अभिक्रिया PCl3 से हुई तो 3 मॉलिक्यूल इसके काम में आ रहे हैं, तो 3 तो बन जाएंगे CH3, CH2 और Cl, और एक P के साथ 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन जुड़कर बनानी H3PO3। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। यहाँ 3:1 के अनुपात में अभिक्रिया हो रही है, जबकि PCl5 के साथ 1:1 में अभिक्रिया हुई थी। वहाँ भी RCl बनता है, यहाँ भी RCl बनता है। वहाँ सह उत्पाद के रूप में फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 बनता है, यहाँ पर H3PO3 बनता है,
समझ में आ गई, बनेंगे क्लोराइड सी, ठीक है ना। अगली अभिक्रिया है डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो भी यहाँ RCl ही बनते हैं। क्लोरोएल्किन बनाने की ही विशिष्ट विधि है, जिसमें RCl की इसमें भी क्लोरोएल्किन की उच्च लब्धि प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि SO2 और HCl दोनों ही यहाँ गैसें होती हैं और गैसें होने के कारण आसानी से बाहर निकल जाते हैं और ली शटेलिए के नियम अनुसार अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है और उच्च ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद प्राप्त होता है। तो देखो ROH, मैंने अलग अलग कलर से इसको डिनोट करने की कोशिश की है कि यहाँ SOCl2 में देखो SO और O ये आपस में मिलकर चले जाएंगे SO2 के रूप में। इस R की रिएक्शन यहाँ 2 Cl हैं, एक Cl तो जुड़ जाएगा H से, HCl निकल गया, एक Cl जुड़ जाएगा R से तो RCl बन गया। क्लोरोएल्केन्स बनाने की विशेष विधि जिसका नाम है डार्सन अभिक्रिया। जो नेम रिएक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया, ग्रूम प्रक्रम, डार्सन अभिक्रिया, तीनों ही, क्योंकि अभी एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी 2 अभिक्रियाएं और पढ़ेंगे हम, स्वार्ट और फिंकेलस्टाइन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी रिएक्शन करवाई CH3CH2OH SOCl2 से रिएक्शन कर रहे हैं PY यानी कि पिरिडीन की उपस्थिति में, तो CH3CH2Cl यानी कि एथिल क्लोराइड बन जाता है, ठीक है ना। अगली जो विधि है वो मैंने आपको बताया था कि RX से ही RX बनाना है। RX से RX बनाना है का मतलब मैंने आपको बताया था कि पहले वाले RX में तो या तो ब्रोमाइड है या क्लोराइड है। अभी तक जो विधियां हमने पढ़ी हैं उन विधियों में आपने देख लिया कि ज़्यादातर विधियां वो थीं जिनमें हम क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स बना रहे हैं। स्पेशल ब्रोमीन बनाने की विधि है, एक स्पेशल क्लोराइड बनाने की विधि, लेकिन ब्रोमाइड, फ्लोराइड और आयोडाइड बनाने की कोई विधि नहीं थी। तो हम क्या करते हैं, उन सामान्य विधियों से तो क्लोराइड या ब्रोमाइड बना लेते हैं, फिर उनमें हैलोजन विनिमय करा देते हैं। हैलोजन विनिमय, विनय का मतलब आदान प्रदान, यानी एक हैलोजन आएगा दूसरा हैलोजन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी 2 अभिक्रिया हैं, एक अभिक्रिया है जिसमें हम फ्लोराइड बनाते हैं RF, और एक अभिक्रिया है जिसमें हम RI बनाते हैं यानी कि आयोडाइड बनाते हैं, ठीक है ना। पहले हम देखते हैं स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया फ्लोराइड्स बनाने की है। इसमें क्या होगा कि जब RCl या RBr की अभिक्रिया SbF5 की उपस्थिति में AgF से करवाते हैं, AgF सिल्वर फ्लोराइड, तो RF बनते हैं। देखिए RCl क्लोराइड की रिएक्शन करवाई मैंने AgF से, Ag के साथ तो Cl जुड़कर निकल गया और ये F इस R के साथ जुड़ गया, RF बन गया। जैसे CH3CH2Cl की रिएक्शन AgF से करवाई SbF5 की उपस्थिति में, तो CH3CH2F तो बाहर निकल के बन गया और Ag और Cl बाहर निकल गए, ठीक है। इसे कहते हैं स्वार्ट अभिक्रिया, जो फ्लोराइड्स के बनाने की विधि है। हैलोजन विनिमय की दूसरी अभिक्रिया का नाम है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। हैलोजन विनिमय दो हैलोजनों का कर रहे हैं हम, फ्लोराइड का पढ़ लिया, आयोडाइड का कर रहे हैं। जब हम RCl या RBr की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में NaI से करवाते हैं, ठीक है ना। किससे करवाते हैं? NaI से करवाते हैं। जबकि हमने स्वार्ट में क्या पढ़ा था, देखो ये दोनों ही अभिक्रिया हैलोजन विनिमय की है। यहाँ RCl या RBr दोनों ले सकते हैं हम, कि अभिक्रिया AgF से करवाते हैं SbF5 की उपस्थिति में। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में RCl या RBr की अभिक्रिया एसीटोन की उपस्थिति में, यहाँ SbF5 था या एसीटोन की उपस्थिति में, यहाँ AgF से करवाई थी या NaI से करवाते हैं, ठीक है। तो RI बनती है। यहाँ क्या बने थे? RF फ्लोराइड्स बने थे, यहाँ पर बनेंगे आयोडाइड्स। देखिए RBr प्लस NaI एसीटोन की उपस्थिति, इससे निर्माण होगा RI यानी एल्किल आयोडाइड का, NaBr निकल जाएगा। जैसे देखो प्रोपिल ब्रोमाइड लिया मैंने CH3CH2CH2Br प्लस NaI, एसीटोन की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया हो रही है, तो प्रोपिल आयोडाइड का निर्माण हो गया, जिसे हम NaBr निकाल देते हैं और प्रोपिल आयोडाइड का निर्माण कर लेते हैं। तो हैलोजन विनिमय, हैलोजनों का विनिमय हो गया। और हैलोजनों का जब विनिमय हो रहा है तो या तो हम बना रहे हैं फ्लोराइड या हम बना रहे हैं फ्लोराइड या आयोडाइड। किससे? ब्रोमाइड या क्लोराइड से, ठीक है ना। दोनों ही अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्वार्ट भी और फिंकेलस्टाइन भी। गड़बड़ ये हो जाती है कि स्वार्ट में हमें फ्लोराइड बनाने होते हैं, फिंकेलस्टाइन में हमें आयोडाइड बनाने होते हैं, लेकिन सब गड़बड़ हो जाता है, याद नहीं होता। याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि फिंकेलस्टाइन में F नहीं है। फिंकेलस्टाइन F से शुरू होने वाली अभिक्रिया है, ठीक है, नाम इसका F से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें F नहीं आएगा।
तो क्या आएगा, आयोडीन आएगा, क्योंकि हेलोजन में की 2 अभिक्रिया है, स्वाल्ट और फिंकेल्स्टाइन। स्वाल्ट में फ्लोराइड्स बनाने हैं, फिंकेल्स्टाइन में F नहीं बनाना, तो क्या बनाना है, I बनाना है। फिंकेल्स्टाइन में I है, आई, टाई, फिंकेल्स्टाइन, तो यहाँ I का नाम आ रहा है तो I है, F नहीं है, हमें ये कहना है। तो ये कुछ विधियाँ थी जिनकी सहायता से हम हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।